वजाहत अली, भरत वर्मा, गुलफासन, काम कर रहे हो भर दो। 31 वाले मॉडल बच्चे काउंट कर रहे हैं, बता देंगे क्योंकि बीच में शिकायत आई कि कई लोग फर्जी का फिलअप किए हुए हैं। क्या लगा आप लोगों को टेस्ट देके हैं? क्या लगता है कैसा रहा टेस्ट है इकोनॉमी वाला? बाकी के तो पता नहीं, चेक हुआ नहीं, मुझे नहीं पता, वो टीचर को पता होगा। किसको लग रही है अपनी परफॉर्मेंस अच्छी थी? पेपर इतना इजी बनाने के बावजूद भी ऑन एवरेज नंबर बहुत कम है क्लास के, और कुछ लोग इवन निगेटिव में हैं। एक क्वेश्चन हमने डिलीट कर दिया था, वो जो राष्ट्रीय आय की गणना वाला क्वेश्चन था ना, उसमें अपडेट हुआ था करंट में कि एनएसएसओ और सीएसओ को मिला के एक एनएसओ बना हुआ है। वो ऑप्शन एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने पिकअप किए थे, तो उसमें वो ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन डिलीट कर दिए थे। तो 20 में से 19 क्वेश्चन की कॉपियाँ चेक की है, तो सबकी कॉपी में काउंट नहीं हुआ क्वेश्चन, क्योंकि कई लोग एनएसएसओ लगा रहे थे, सीएसओ लगा रहे थे, तो कोई फायदा नहीं था कि उसको फिर हम काउंट करें। अभी सब लोग आए भी नहीं है ना, आ रहे हैं कि कुछ लोग? सब क्लासें बंद करने में हो, बिना पढ़ने में तो सब आगे हो। पीयूष आए हैं? लास्ट टॉपिक मैंने क्या लिखा है? एनबीएफसी की क्या बताया था आपने? क्या चीज कराया था? आ जाइए। पीयूष गुप्ता आए हैं? इनका मार्क्स कोई नोट करिए, इनका मार्क्स नोट करिए, इनको पेपर इंग्लिश में मिल गया था, इनको बात कनक शर्मा नहीं आई, इनके मार्क है 7.12, बता देना कोई। टोटल मार्क है 38 पर क्वेश्चन था 2 नंबर का, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि 20 क्वेश्चन टोटल थे, एक क्वेश्चन हमने डिलीट कर दिया तो 19 क्वेश्चन बचे ना, तो 19 दूनी 38, 38 मार्क्स की टोटल क्वेश्चन है। इनके हैं 7
6.12 मार्क्स। कोई उनकी जो दोस्त को बता देना। बहुत बकवास परफॉर्मेंस है। सीवी शर्मा 7.12 सेटिस्फैक्टरी नहीं है, बहुत खराब परफॉर्मेंस है। पढ़िए आंसर ठीक है। आपने इंग्लिश वाले में आंसर ठीक है, क्योंकि बाकी के आंसर सभी हम बता देंगे। वैशाली शुक्ला 8 मार्क्स। आप क्लास से गायब भी रहती हैं बीच बीच में और पढ़ती भी नहीं है घर पे जाके। सुभी दीक्षित, इनके मार्क्स से 10 नंबर है, इंग्लिश मीडियम की है ये भी। तुलसी, आपके 10 मार्क्स हैं, पुअर परफॉर्मेंस। वजाहत अली, इनके मार्क्स 0.66 0.66। समझे कितने मार्क्स हैं ये? वजाहत अली कुछ नहीं पढ़ते लिखते ये। मार्क्स को इनके दोस्त हो इन्हें बता देना। प्रमोद वर्मा 13.33 बिलो एवरेज। मोहम्मद जुबैद 6 नंबर। क्या करते हैं? इतने आसान क्वेश्चन देने के बाद और सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तब आप परफॉर्मेंस है। वजाहत अली साहब तो बहुत बोलते हैं लेकिन 0.66 पढ़ते कुछ नहीं है। संदीप कुमार 10.66 पुअर। अस्मित त्रिपाठी नहीं आए, इनके नंबर है 16.66। कोई लिख लो कहीं पे नाम से जिससे बता सको, कोई अगर बगल जो भी हो। जिनको मैंने लीडर डिवाइड किया था, बॉयज का वो लिख लेंगे, गर्ल्स का वो लोग लिख लेंगे। शिवांगी दीक्षित 8 मार्क्स। सेटिस्फाइड हो इस मार्क्स? क्यों नहीं नंबर आया? पढ़ा नहीं, रिवाइज नहीं किया। क्यों ऐसा कहते? क्यों शर्म आ रही है? शर्म नहीं आ रही। तो फिर पढ़ाई करनी नहीं और इसमें शर्म आ रही है सबको। अमित कुमार 6.66 कौन है? अरुण कुमार क्या भैया? सर गलत हो गया था। पढ़ेगा नहीं, प्रीवियस ये क्वेश्चन है ना सारे, वो पेपर भी आसान है। इनके नंबर है 14 गलत कैसे हो गया? हंस रहे हो मेरे ऊपर। नहीं सर, वो गलत हो गया, बाद में पता चल गया था, हमें भी ये पता है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चंस दिए हैं अपने, और तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। शिवानी राठौर, इनके नंबर है 4.66। नोट डाउन कर लो इनके नंबर। किसी को नोट करने थे ना, बोला अभी। शोभना भारती 10.66 मार्क्स हैं इनके। राइफा बी, वो कल लड़की जो फर्स्ट टाइम आई थी ना, ये ना राइफा बी, क्या ना है? एक ही पहली क्लास थी।
3.66 ये जिस हिसाब से बोलती है उस हिसाब से इसके मार्क्स ठीक हैं। इसने क्वेश्चन भी अच्छे ठीक ठाक अटेम्प्ट किए हैं। कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल गलत है, लेकिन मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ कि वो उसकी परफॉर्मेंस जिस तरह वो रीडिंग की बात करें उसमें काफ़ी मेहनत किया है उसने। दीक्षा गुप्ता, इनके मार्क्स है 4, नहीं आए। सबको पता था ना मार्क्स अनाउंस किए जाएंगे तो सबको दिक्कत नहीं आने में। ग्रुप पे डाल देते हैं सबके मार्क्स, एक एक लोगों की पूरी लिस्ट बना दी और वो भी व्हाट्सएप ग्रुप पे। आइए, टेस्ट दिया था आपने? क्यों है? अरे आए क्यों नहीं थे? टेस्ट अनाउंस था पहले से, काफी टाइम से नहीं आया, पहली क्लास से। गुलनाज भी 12 मार्क्स हैं इनके। टीटी वर्मा क्या है? कितने क्लास की हो इकोनॉमी के? 2। सिर्फ 2, बाकी क्यों नहीं? 1.33 मार्क्स है आपके। तन्नू आप तो रेगुलर है क्लास में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए नहीं, क्यों? 2.66 मार्क्स है। ये सब मार्क्स आप लोगों के पेरेंट्स को भेजे जाएं क्या? क्योंकि सारे टेस्ट चेक होने के बाद जाएंगे जरूर, क्योंकि आप लोग बिल्कुल सीरियस नहीं हैं। रजनी देवी 5.33 मार्क्स हैं इनके, 5.33 मार्क्स। भावना सोनकर 11.33, आपका है? आइए फिर। रिवाइज करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए। सोनू शर्मा लेंगे नहीं फिर? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए। 6.66 मार्क्स, बहुत पुअर परफॉर्मेंस। मोहम्मद सैफ अंसारी 12 मार्क्स, पुअर। प्रियंका गौतम 3.33 मार्क्स हैं इनके। वैष्णवी राठौर, इनके मार्क्स है 6। किरण -0.66 नेगेटिव। कौशल वर्मा ठीक है, अब प्रोग्रेस आपकी परफॉर्मेंस है, लेकिन और करना 18 मार्क्स। मोहम्मद फैजान, ये भी गायब है, इनके भी 18 मार्क्स हैं। आ रहे हैं, लिख लेना, 18 मार्क्स बता देना।
याद हो गया? भूब्राम, गुड, ठीक परफॉर्मेंस है, 20 नंबर है आपके। आपने टेलीग्राम नहीं देखा था क्या? 3rd रैंक है आपकी क्लास में, लेकिन इसको ले जाना ऊपर, अराउंड 30 के आसपास पहुंचना चाहिए था। 1-2 क्वेश्चन थे हमें पता था कंफ्यूजन वाले, बाकी अराउंड 30 मार्क्स होने चाहिए थे और अबव 20 सबके होने चाहिए। कुलदीप, आपके हैं 22.66 मार्क्स, सेकंड टॉपर है आप, कांग्रेचुलेसन। लेकिन आपने कई ऐसे क्वेश्चन गलत किए जो नहीं होने चाहिए, जो मैंने क्लास में ऑलरेडी बताए हैं। अभी हम आप आंसर बताएंगे तो आप देख लीजिएगा, खुद ही पता चल जाएगा। ये गलत हो रहा है आपका, ऐसे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, ये क्वेश्चंस क्यों गलत हो रहा है, ये भी गलत हुआ आपका, गलती किसकी, ये क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, ये भी आपने नहीं पढ़ा स्टार्टिंग के, ये किया नहीं आपने, बताइए। आप थोड़ा सा किए होंगे, आप सबसे हाई स्तर थे। सार्थक गुप्ता, इनके लिए 22.66। आपकी क्लास की टॉपर रही शिवांशी मिश्रा, इनके मार्क्स है 24.66। कांग्रेचुलेसन, और ये रहा तुम्हारे लिए प्राइज। ठीक, मेहनत करो लेकिन, और ताली तो बजा दो उसके लिए। तुमने घंटा चक्र वाला पता तो नहीं किया है? वही एक्चुअली में गए थे लेकिन मिला नहीं हम लोगों को, फिर वहाँ ले आए, हो सकता है कल परसों में तुमको डिलीवर। ये भी ठीक बुक है, तुम अपना वो दे दो मुझे, तुम्हारे नाम में मार्क किया है आंसर, मार्क किया है ना आंसर। हिंदी वाले चेक कर रहे हो और इंग्लिश वालों को मैंने मार्क आंसर कर दिया, क्योंकि 2 क्वेश्चन चेंज थे हिंदी और इंग्लिश में। ये पता तो चला कि नहीं पता चला होगा? पहले क्वेश्चन में था आंसर डी, पहले क्वेश्चन का आंसर डी था हिंदी वाले, दूसरे में भी डी था, तीसरे में बी था, चौथा मैंने डिलीट कर दिया है क्वेश्चन, 5वें में सी था, 6वें में बी था, बी फॉर बॉल, 7th में डी था, 7th में डी, डी फॉर डॉग, 8th में था डी, 9th में ए था, 10th में सी था, 11th में सी, 12th में बी, 13th में सी, 14th में ए, 15th में सी, 16th में सी, 17th में ए, 18th में डी था, 19th में ए, 19th में डी है, 19 में डी है, सॉरी, और उसके बाद 20 में भी डी था। बीसवां क्वेश्चन किसका इसका गलत है? इसका इसके गलत है। और किसी के गलत है? और कितने लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया? क्यों नहीं किया? कोई एक खड़ा होकर बताया मुझे जिसकी गलत हुई है। कौन एक्सप्लेन करेगा क्यों गलती हुई वो? जबकि मैंने M1, M2, M3 तीनों के फार्मूले लिखाए थे, M4 का भी फार्मूला लिखाया था, और बार बार यहाँ पे काफी टाइम भी दिया था। अभी इधर बात करना है, अभी उधर बात नहीं करना है, क्लास में कंसंट्रेट करना जो मैं बोल रहा हूँ।
आपको। 20वां क्वेश्चन देखिए आप लोग, पीछे से मैं देख रहा हूं क्योंकि पीछे से ही कॉन्सेप्ट वाले। 20वां क्वेश्चन, M3 किसको किसको फार्मूला नहीं आता, फार्मूला बोलो कॉपी में जो मैंने लिखा है। उसमें तीनों ऑप्शन आने चाहिए ना, क्यों तीनों ऑप्शन नहीं टिक किए आप लोग? 19th क्वेश्चन, इसमें नहीं लिखा है, आप लोगों ने नहीं भूल के कुछ और टिक मारा है। क्वेश्चन पढ़ो पहले ढंग से, तुम्हारे 19 वाला इंग्लिश में नहीं है। आप ले लो कोई हिंदी का पेपर उठा देखिए, किसी का देखियो 19th क्वेश्चन में क्या है क्वेश्चन, फिर से पढ़ो, क्या ऑप्शन होना चाहिए उसका? उसमें 3 ऑप्शन तो ऑलरेडी है। तो क्या एक्सपेंशनरी पॉलिसी यूज की जाती है क्या? प्रसरणशील मौद्रिक नीति, हमने टाइट मनी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मनी पॉलिसी बताई थी ना, और कई बार बताई थी। इसमें क्या हो रहा है, रुपए की वैल्यू गिर रही है, मतलब रुपया मार्केट में ज्यादा है, उसको कम करना होगा ना। तो टाइट मनी पॉलिसी यूज होती, प्रसरण नीति सिर्फ ऐसी है कि जो इसमें नहीं होनी चाहिए। आंसर क्या दिया? नहीं। ये IAS 2000 UPSC 2019 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, तब भी आप लोग गलत कर रहे हैं। इन चीजों को मैंने बहुत ज्यादा टाइम देके समझाया है। किसके किसके गलत हुए थे? हाँ बताओ पहले, आपके आपके क्यों गलत हुए थे आपके? सिमरन सिंह, क्या चीज देखा था आपने सेंसर में जो आपने गलत किया? सारे ऑप्शन नहीं पढ़े, नहीं छोड़ दिया, नहीं नहीं याद आया। बाकी ऑप्शन में लग नहीं रहा था आपके सारे, वो टाइट सब है, टाइट मनी पॉलिसीज। ये मसाला बॉन्ड के बारे में नहीं पता था आप लोगों को, इस पे जो टिक किए तो उसको मार सकते थे, वो कंफ्यूजन है। लेकिन एक ऑप्शन इसमें था, मसाला बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं कि जो एक्चुअली में इंडियन रूपी में फॉरेन मार्केट में जारी किए जाते हैं। मतलब अगर लंदन स्टॉक एक्सचेंज में ये बॉन्ड जारी किया जाता है, उसे जो खरीदेगा वो इंडियन रुपया देगा हमें, मतलब वो पाउंड या डॉलर में नहीं खरीदेगा। इंडियन रूपी में जारी होने वाला फॉरेन में लैंड में जो बॉन्ड होते हैं, जो गवर्नमेंट जारी करती है या कॉर्पोरेट जारी है, तो मसाला बॉन्ड के तहत आते हैं। इसमें जो टिक करते तो मान लेते भाई कंफ्यूजन नहीं पता, लेकिन डी ऑप्शन जब इसमें दिया तो इसमें कोई समझने वाली बात ही नहीं थी। 18वां क्वेश्चन किसने किसने गलत किया है? सबने। गुड, पता था। अब बताओ 18वां क्वेश्चन किसका इसकी गलत है? अब मैंने बोला डी सही है इसका, क्यों? कॉन्सेप्ट निजी अकाउंट, उससे क्या लेने देना? हमने M1 M2 M3 M4 पढ़ाया है, तो M1 में भी पब्लिक की मनी तो काउंट होती है ना मार्केट में। तो चाहे लाख रुपए हम अकाउंट डिमांड डिपॉजिट में रखे, चाहे अपने पास रखें अपने यूज के लिए, तो काउंट हो रही ना ऑलरेडी इकोनॉमी में। इकोनॉमी से कम हो जाएगी क्या वो? सबने क्या किया है कि कमी आएगी 1 लाख रुपए की। क्या सोच रहे हो यार आप लोग? सिंपल सा फार्मूला, जब M1 M2 M3 बताए गए थे कि पब्लिक मनी भी काउंट होती है, तो आप लोग इंडिविजुअली 1 लाख रुपए का डिमांड डिपॉजिट से निकाल के अपने पास यूज के लिए रख रहे हैं, तो भी तो उसी इकोनॉमी में है। क्यों परिवर्तित होगी भाई? बात बाद में करना, परफॉर्मेंस किसी की अच्छी नहीं है और डिस्टर्बेंस सब क्रिएट करते हो। समझ में आया इसका कॉन्सेप्ट डी वाला? क्लियर हुआ? डी का कॉन्सेप्ट, डी आंसर क्यों बताया? आप नहीं देखे हैं क्या? क्यों आया?
आए नहीं तो क्यों नहीं टेस्ट देने आए जब अनाउंस पहले से हुआ है? टेस्ट के नाम पे गायब। अगला क्वेश्चन फैक्ट से था, रोलिंग प्लान। ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते तो आपको मिलता, जबकि मैंने कहा है कि आप लोग बार बार इकोनॉमिक्स के नेम याद रखिए, ये सब टीसीएस में ज्यादातर पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। और ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस वो वाले हैं जो मेन इंपॉर्टेंट जो मैंने डाले हैं इसमें। और सतत विकास लक्ष्यों को कार्यान्वयन करने के लिए एक नोडल संख्या है 16 नंबर क्वेश्चन। कहां जा रहे हैं आप? 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन किसके किसके गलत है? 16 नंबर किसके किसके गलत है? शर्माइए मत, हाथ उठाइए। ये बोलना पड़ रहा था, हाथ उठा। क्या लगाया आपने? है क्या जानते हैं पीवीएस आयोग क्या होता है? मैंने ये बात बताई थी, सस्टेनेबल वाला एसडीजी वाला बताया था कॉन्सेप्ट नीति आयोग का। और जिन लोगों ने योजना आयोग लगाया है, अब जब योजना आयोग एग्जिस्टेंस में ही नहीं है तो योजना आयोग कहां से करेगा ये काम? योजना आयोग को रिप्लेस करके आया है ना ये नीति आयोग। फिफ्टींथ क्वेश्चन तो एक्चुअली वो फैक्ट से है रिलेटेड, फर्स्ट पूछा जाता है ना यूपी में, यूपी बिहार राजस्थान इन सब एग्जाम में पूछा जाता है ना। ये भी कई लोग गलत किए हो आप लोग। और उसके बाद किस देश में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया? जीरो बजट। टेस्ट दिया था आपने? टेस्ट दिया था आपने? आप टेस्ट में क्यों गए थे? टेस्ट की डेट होती है, इम्पोर्टेंट नहीं समझा। 14th क्वेश्चन का आंसर तो मैंने यही बताया था, जैसे में सबसे पहले लागू हुआ था। ये भी कई लोगों ने गलत किया है। आप लोग मतलब अपने नोट्स तक नहीं पढ़े हैं, बुक तो छोड़ ही दो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सारे पीडीएफ सारे मैंने रिवीजन भी प्रोवाइड कर दिया, उसकी प्रोवाइड कर दिया, लेकिन किसी ने पलट के भी नहीं देखा। 13th क्वेश्चन, बजट एक लेख पत्र है। बताओ, इसको भी सब लोग गलत कर रहे हैं। कोई मौद्रिक नीति लगा के भाई मौद्रिक नीति बजट आरबीआई जारी करता है क्या? मैडम आप इतना आसान क्वेश्चन आप गलत कर रही हैं। मौद्रिक नीति आरबीआई जारी करता है ना, तो बजट कहां से मौद्रिक नीति हो गई वो? ट्वेल्थ क्वेश्चन है, कौन एक राजकोषीय नीति का भाग है? तो उसमें टैक्स रेट होना चाहिए, सिंपल सी बात है। अगर फिस्कल पॉलिसी आप लोगों ने दोहराई होगी, उसमें टैक्स वाला होना चाहिए ना। ब्याज दर क्या उसमें आता है क्या? क्यों ब्याज दर लगाया तुमने? किस बेसिस पे? जब पता था इंटरेस्ट रेट डिसाइड कौन करता है? आरबीआई। फिस्कल पॉलिसी बनाती है गवर्नमेंट, वित्त मंत्रालय। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है। तो बजट में ही तो होता है एक्सपेंडिचर कितना करना है कितना नहीं, कितना व्यय करना है कितना नहीं, ये सब तो होता है बजट में। तो वित्त मंत्रालय जारी करेगा ना। ये भी क्वेश्चन आपका गलत है। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है जो आपने कॉन्सेप्चुअली गलत किए हैं बजट के। रिवाइज करिए इसे। जब ऊपर आपने लगाया राजकोषीय नीति कौन निर्धारित करता है, मैंने 3 क्वेश्चन लगातार एक दूसरे से रिलेटेड दिए हैं।
ऊपर लगाया है वित्त मंत्रालय, बाकी में क्यों गलत कर रही हो? जनरल बजट 2005-6 भी लोगों ने गलत किए हैं। फैक्चुअल था। उसके बाद ये एफआरबीएम एक्ट जो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क कर रहा है, बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण, क्वेश्चन नंबर 8, इसका डी वाला प्रोविजन तो मैंने बताया था सब, उसके मैंने अमेंडमेंट भी बताए थे सारे। सेवेंथ क्वेश्चन नंबर 7, 1944 में गांधी योजना व गांधीवादी योजना भी बताई गई थी और मैंने जैसे नेम भी बताए थे इकोनॉमिक्स का। ये भी गलत किया है कई लोगों ने, बहुत ज्यादा लोगों ने गलत किया इसे। 6th क्वेश्चन किसके किसके सही है? सही है। फिर सही। फिफ्थ क्वेश्चन तो आर्थिक सर्वेक्षण भी कई लोगों ने गलत किया है। किसके किसके गलत है? आर्थिक सर्वेक्षण कौन जारी करता है? ऑनेस्टली हाथ उठाइए ईमानदारी से। सही है आप लोगों की? आपकी सही है? आपकी भी सही है? थर्ड क्वेश्चन, ये भी वैज्ञानिक दृष्टि से एक्चुअली फैक्ट रखना था आपको एग्जाम से। सेकंड क्वेश्चन भी किसी ने गलत किया है क्या? कई लोगों ने गलत किया है, हमें पता है। किसके किसके गलत है? सेकंड क्वेश्चन आपके भी गलत है। और पहला क्वेश्चन हमारी समझ से क्लास में हमने एक्सप्लेन भी किया था। पहला किसी का नहीं गलत है। लीजिए, आप कई क्वेश्चन एक्चुअली में सही टिक करके फिर गलत किए हैं। जैसे 1 लाख डिमांड डिपॉजिट अकाउंट वाला जो है, आप पहले टिक की सही, फिर बाद में उसे गलत काट के वापस गई दूसरे पे। और यही हाल एंट्री में भी हो रहा था कई बार ऊपर नीचे। लीजिए, टेस्ट के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से थे और सारे आपके जो हमने बुकलेट बताई थी सब उसी में से थे और लगभग सारे के कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए गए हैं। कुछ चीज़ें फैक्चुअल आपको बुक से पढ़नी पड़ेंगी जो मैंने नोट्स दे दी हैं, जिससे कि बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। कुछ लोग कंफ्यूजन में सही मार्क के भी गलत कर रहे थे, उसके पीछे रीजन क्या है? रिवीजन ना होना बार बार। और दूसरा, एग्जामिनेशन हॉल में बहुत तरह के थॉट आते हैं दिमाग में, तो जो फर्स्ट टाइम हिट कर जाए तो ज्यादातर उसे मार्क के निकलिए आगे। ओवर थिंक करेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। आपको रीजनेबल पहला थॉट अगर लगा तो फर्स्ट टाइम थॉट आएगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड कहीं भी आपने पढ़ा होगा। हो सकता है जब पूरा सिलेबस पढ़ेंगे सभी सब्जेक्ट के तो ये दिक्कत आती है। तो उसमें आपको पहला जो भी फर्स्ट थॉट आए आपको उस पर कंसंट्रेट करके उस पर निकलना होता आगे, जिससे ये कंफ्यूजन एक्चुअली में आप जैसे जैसे सोचेंगे तो वो क्लोज ऑप्शंस क्या होंगे आपको कंफ्यूज करने लगेंगे। ये चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा चीजें फैक्ट याद करते समय रिलेवेंट एग्जांपल या करंट से रिलेट करके या अपने अगल बगल की चीजों से रिलेट करके याद करिए। पेपर देने में पढ़ने में सबको लगा होगा सब कुछ पढ़ा सा लग रहा है, उसके बाद भी ये परफॉर्मेंस है सबकी।
मैं मिनिमम मार्क्स वालों का भी डालने वाला था ग्रुप में। ये देखो ये लोगों के नेगेटिव मार्क्स और ये सब है। फिर मैंने कहा जाने दो, पहला टेस्ट। सेकंड टेस्ट में ऐसा हुआ, रियली बहुत सेविंग कंडीशन होगी आप लोगों की। इतना दिन एक बार टेस्ट पोस्टपोन भी हुआ, बार बार रिवीजन करना था और चीजें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी ने कुछ नहीं किया। और जब मर्जी तब क्लास बंद कर देना, जब मर्जी तब पढ़ना नहीं। सच्चाई बताओ कितने लोगों ने टेस्ट के अनुसार प्रिपेयर किया था सीरियसली? हाथ उठाओ। कौन कौन प्रिपेयर किया था टेस्ट के लिए? और किसने? आपने नहीं किया था? सारे टॉपिक्स तैयारी किया था कि नहीं आप लोगों ने? बिल्कुल नहीं किया। क्यों? करना क्यों नहीं किया बताने के बावजूद? ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं है दोस्तों। हमने कहा वो 4 दिन की छुट्टी मिल रही, उसमें प्रोडक्टिव निकालना होगा। हमारे भी फेस्टिवल हम तो यहीं पढ़े थे, घर भी नहीं गए। अच्छा ये बताओ, ये एक्सक्यूज कंपटीशन में काम है? ठीक है, माने ना, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। आप बताइए सुखा जी, वैशाली सुखा, कितने मार्क्स हैं आपके? रिवीजन क्या था? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए? कॉन्सेप्ट रिवाइज किए थे? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी गलत है आपने। मैंने दोनों का मिक्सअप दिया है, फैक्ट और उसका दोनों का। बैठिए। और किसके नंबर 5 से कम है? किसके किसके कम है 5 से नंबर कम? खड़े हो जाइए आप लोग, वरना हम टेस्ट पेपर देखेंगे। ऑनेस्टली खड़े हो जाइए, ईमानदारी से। 5 मार्क्स से कम किसके किसके मार्क्स से? खड़े हो जाइए, शर्माइए मत। आप लोगों के किसी के नहीं कम है? बैठ जाओ। आप लोगों की पढ़ाई क्यों नहीं हो पाएगी? तन्नू ना फैक्ट ना कॉन्सेप्ट, पीछे आप। कितने क्लास किया आपने? कौन कौन से के बीच बीच में गैप करके क्लास करोगे तो कैसे टीचर बताएगा आपको? किताब पढ़ाए भी? टेलीग्राम ज्वाइन किया आपने? उसमें पीडीएफ पढ़ी है? फोन तो चलाती होंगी, उसके क्वेश्चन देख रही हैं आप? क्यों? तो कहाँ से समझ में आएगी चीजें? खुद कुछ वर्क कर नहीं करना है, टीचर घोल के पिलाएगा। गलती किसकी यहाँ पे? सुधरेगी अगली बार से। जितने लोग कम नंबर पाए हो ना 5 से नीचे या 10 से नीचे, इनके किसी के मार्क्स अगले टेस्ट में बढ़ने चाहिए। 5 to 10 के बीच में कौन कौन है? और 2-3 लोग तो निगेटिव में हैं, 1 से नंबर से भी नीचे हैं। वजाहत का मार्क्स सारे टीचर पूछ रहे थे, उसका मार्क्स कितना है? हंसी आ रही है सबको, दूसरों पे, खुद पे भी आ रही कि नहीं? पीयूष के मार्क्स इसलिए नहीं अनाउंस कर रहा हूँ क्योंकि पीयूष को एक्चुअली मिल गया था उसको इंग्लिश का पेपर, तो उसके लिए थोड़ा रिलायबिलिटी ये है कि भाई तो उसका लैंग्वेज हिंदी है, उसको दिक्कत हो सकती है तो वो लेट आएगा।
बाद में देखते हैं उनको, उन्होंने ज्योग्राफी में सबमिट नहीं किया था और किसी ने ज्योग्राफी में नाम नहीं लिखा था। किसी भी टेस्ट के क्वेश्चंस में, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत किसी को अभी, जो कॉन्सेप्चुअल था मैंने बता दिया आप लोगों को, बाकी जो फैक्ट है वो आपको रखने हैं। क्वेश्चंस इसमें अगर हम फैक्ट वाले कुछ टफ फैक्ट या कुछ चीजें कॉन्सेप्ट वाली देखी जाए, हटा दिए जाए, तो 30 के ऊपर जनरली मार्क्स सबके पहुंच जाने हैं। इवन टॉपर के भी मार्क्स जो इन्होंने क्वेश्चंस गलत किए वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। कुलदीप ने अच्छा परफॉर्म किया है, क्वेश्चंस भी अच्छे अटेम्प्ट किए हैं। मैं पूजा देवी की कॉपी से देख के काफ़ी क्वेश्चन उसने जो अटेम्प्ट किए अच्छे किए हैं, उसमें कुछ फैक्चुअल चीज़ें गलत है, कंसेप्चुअल में काफ़ी हद तक सही उसने मेहनत की, नो डाउट। जिस हिसाब से परेशान थी सब्जेक्ट को लेके, उस हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस मुझे ठीक लगी। मतलब ये नहीं कहूँगा बहुत सेटिस्फैक्ट्री और मेहनत करनी है उसको, बट एक हिसाब से जैसे इंसान कहाँ से आता है, कैसे आ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, वो चीज़ें पता चलती है ना। और टेस्ट मिस करने वाले लोग तो अपने करियर का सोच लो क्या करना है, क्योंकि आप अपने आप से डिसऑनेस्टी कर रहे हो, हमारे साथ नहीं। हमें कोई फायदा नुकसान नहीं है टेस्ट कंडक्ट कराने का या हम पेपर बनाने का। ये सब आप ही लोगों के लिए थोड़ा बहुत इनोवेशन चीजें की जा रही है। और हमने कॉपी भी एक ही दिन बैठ के टेस्ट, हमारे पास एक हफ्ते का टाइम था, बाद में कॉपी चेक करते। लेकिन मेरा पर्पज ये था कि आप लोगों के अंदर से वो इम्पल्स जो एक दिन टेस्ट देके जाते हैं, सोचते हो अगले दिन मार्क्स आए, पता चले हमें याद हो हमारी गलतियाँ, हमने क्या गलतियाँ। अब एक आध हफ्ते 2 हफ्ते अगर हम डिले करें टेस्ट पेपर कॉपी चेक करके देने में, तो वो चीज़ें आपके अंदर वो झील नहीं रहेगा मार्क्स जानने का। और हर कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताए भी गए। कई चीज़ें ऐसी हैं जो फैक्चुअल चीज़ें आपको खुद पढ़नी पड़ेंगी जब पढ़ने को बोल रहे हैं। हर चीज़ें क्लास में पूरी तरह से एक एक फैक्ट ढूंढ के पढ़ाना बहुत टफ काम है, क्योंकि क्लासेस हमारे पास लिमिटेड है, हमें चीज़ें और भी कवर करनी है। कॉन्सेप्चुअल चीज़ें लिंकेजेस मेक करवाना हमारा मेन काम है कि लिंक आप मेक कर सकिए। आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए, उसमें जो दिक्कतें हैं वो आप पूछिए। ग्रुप बना दिया गया तो उसमें डिस्कस करिए चीज़ें, उसमें क्वेश्चंस डालिए और कितनी फैसिलिटीज दी जाए आप लोगों को, और प्रॉपर गाइडेंस भी दिया गया है सब लोगों के द्वारा। जो सेलेक्टेड है वो भी आते हैं, जो नॉन सेलेक्टेड है वो भी दे रहे हैं आपको, जो दे रहे हैं बार बार मेंस इंटरव्यू, वो सब भी आपको बता चुके हैं। बाकी सब्जेक्ट तो टफ लगे थे ज्योग्राफी और वो, उसमें क्या हाल हो गया आप लोगों की ज्योग्राफी और पॉलिटी में? अभी नहीं चेक किया आएगा रिजल्ट जब टीचर के पास टाइम होगा, जैसे भी चेक करेंगे अपना। बाकी आप लोग जो 5 लोग, आपको अरुण को वाजपेयी जी, आप अपने ग्रुप को कम्युनिकेट किए थे आज के, जब मैंने कल अनाउंस कर दिया था, आप लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं किए? हमने तो नहीं देखा कोई किसी और ग्रुप पे कोई कम्युनिकेशन कि आपके लोग सारे लोग आ क्यों नहीं गए? शिवांशी आप ही, दसाली आप ही तनु, अपने ग्रुप को नहीं मेंटेन की। देखिए दिक्कतें, टीचर कोई भी हो किसी भी पेपर में, टीचर सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा सकता है, चीज़ें आपको बता सकता है कैसे पढ़नी है, क्या करना है। ये सब एग्जाम है, कंपटीशन की तैयारियां आपको सिलेबस उठाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, उसके बेसिस पे आपको अपने सब्जेक्ट तैयार करने हैं। आप लोगों को नोट्स भी लगभग प्रोवाइड कर दिए गए हैं जो अच्छे हैं, मार्केट में बुक्स बता दी गई हैं, मेहनत आपको करना है। एक बार नहीं, चीज़ें बार बार पढ़नी पड़ेगी, भूलेंगी चीज़ें, नो डाउट।
मैं नहीं कह रहा हूँ सबको याद रहेंगे। तो चीजें जब बार बार रिवाइज करेंगे तो गलतियां कम हो जाएंगी ना। भूपराम जी की भी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, ठीक है, मतलब बिलो एवरेज है, एबव एवरेज है, सॉरी 50% के ऊपर जिसके भी मार्क्स हैं, ठीक है, लेकिन वो कितने लोगों के 50% के मार्क्स ऊपर? मुश्किल से 4 लोग होंगे। खुद सोचिए आप, 4 लोगों के सिर्फ 50% से मार्क्स ऊपर हैं, सिलेक्शन होगा प्री में? किसको करना है? आप लोगों को करना है ना। पेपर बहुत आसान बनाया गया था, अगली बार पेपर इससे लेवल अप रहेगा, बोला था मैंने उसी दिन। मैंने अभी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हैं और सिंगल लाइनर ज़्यादातर थे, और ऑप्शंस वाले जब अभी यूपीएससी वाले हम आंसर्स डाल देंगे क्वेश्चन, तो आप लोगों को लगता है कंफ्यूजन कम होगा कि ज़्यादा होगा? तो बताइए पढ़ाई का लेवल कैसे बढ़ेगा? नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक में बताया था मैंने ना एक बार टॉपिक, नेशनलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन में बताया था कुछ टॉपिक, एनबीएफसी बताया था। एनबीएफसी को रेगुलेट कौन कौन करता है? नहीं, आरबीआई तो करता है और भी साथ में करते हैं। एक्चुअली में एनबीएफसी क्या होगी? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, बैंक में रहती नहीं है, इसको एक्चुअली में रेगुलेट करने के लिए और भी संस्थाएं बनी हैं। इसमें लिख लीजिए रेगुलेशन विनिमय विनियमन विनियमन हिंदी में कहते हैं विनियमन। विनियमन रेगुलेशन एक्चुअली में कुछ एनबीएफसी का आरबीआई करता है, सबके अलग अलग पैरामीटर होंगे, कौन सी है आरबीआई के, तो वो एनबीएफसी उसके हिसाब से दिया जाता है। सिर्फ क्लासिफिकेशन आप याद रखिए, वो उसमें कुछ चीज़ें आप आगे पढ़ेंगे, फैक्ट जब आएगा सामने तो उसमें आप देख लीजिएगा आरबीआई की इन चीज़ों को। किसी का आईआरडीए करता है, कुछ का सेबी करता है, कुछ का और भी अदर्स है। लाइक सेबी से रिलेटेड जो होंगे, जो म्यूचुअल फंड, ब्रोकरेज और स्टॉक में जो इन्वेस्ट करते हैं वो कौन करेगा? सेबी करता है। जो स्टॉक एक्सचेंज में या शेयर मार्केट में इन सब में जो डालते हैं ना म्यूचुअल फंड वगैरह में,
क्योंकि इन सबके इसका तो ऑब्जेक्टिव हमने बता रखा है, इन सबके ऑब्जेक्टिव हमें इंश्योरेंस सेक्टर और कैपिटल मार्केट जब पढ़ाएंगे मनी मार्केट में तो ये चीजें कवर करेंगे। ये सब भी गवर्नमेंट के लिए सुना होगा ना, बार बार वो आता है एडवर्टाइजमेंट, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पढ़ा था ना। और एक नाबार्ड की हिंदी क्वेश्चंस में कल परसों में कोई पूछने आया था मुझसे, वहां पे हिंदी उसकी गलत दी थी। वो राष्ट्रीय कृषि विकास नहीं कृषि एंड ऐसे बैंक है, नाबार्ड है ना, नेशनल बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट। क्या था? नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यही है ना नाबार्ड का। उसकी हिंदी दे दिया था, फॉर लिखा है इंग्लिश में, कहीं फॉर लिखा था तो उसकी हिंदी दे दिया था के लिए, ताकि हिंदी का वो ट्रांसलेशन नहीं होता, वो सीधा होता है राष्ट्रीय कृषि विकास बैंक, ऐसा कुछ करके है उसका नाम। हिंदी में देख लेना है, मैं पढ़ी अदरवाइज बता देंगे। एक इसमें ही NHB की है, एक नेशनल हाउसिंग बैंक, ये भी पहले RBI का सब्सिडी हुआ करता था, अभी RBI की कुछ सब्सिडीज हैं, सीटी नाबार्ड जैसे हैं, नाबार्ड जैसी संस्थाएं NHB है, ये इसी हाउसिंग कंपनियों में जो हाउसिंग सेक्टर को लोन देते हैं NBFCs, वहाँ पे काम करते हुए NHB उनको रेगुलेट करता है। आप लोग उसमें एक चार्ट बना हुआ है विजन के, जो PDF शेयर है रेगुलेशन के लिए, वो चार्ट देख लीजिए ढंग से, उसमें बाकी एग्जांपल्स भी फैक्चुअल चीज़ें हैं, उसमें बहुत ज़्यादा समझाने को कुछ नहीं है, उसमें एक्चुअली में लिस्ट आउट किया हुआ है। या कोई भी बुक अगर देखेंगे हर बुक में मिल जाएगा लगभग, रमेश सिंह में भी मिल जाता है, NCERT वगैरह में मिलेगी ये सब, रमेश सिंह विजन के नोट्स में मिलेंगे। इसमें एक आता है टर्म निधि कंपनियां, निधि कंपनी के बारे में आपने सुना होगा। इसको RBI रेगुलेट करता है, मतलब विनियमन जो करता है RBI करता है। तो इसके बारे में कुछ लिख लीजिए, निधि कंपनी के बारे में। ऐसी कंपनी जो गैर बैंकिंग भारतीय वित्त क्षेत्र से संबंधित होती है, निधि कंपनी हिंदी में भी यही नाम है। जो गैर बैंकिंग भारतीय वित्त क्षेत्र से संबंधित होती हैं तथा जिसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 406 के तहत सर एक बार फिर से बोल सकते हैं, लेकिन मैं लिख नहीं पाया। लिख लो उसको, गैर बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र का सर्कल बनाओ।
ठीक, यहाँ लिखो कंपनी एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर है। धारा कौन सी है इसमें? 406 सेक्शन के तहत निधि कंपनी बनाओ, ऐसे लिखो फटाफट। स्टेटमेंट लिखना नहीं आ रहा था। इसका काम क्या है? इसको लिखो फिर फंक्शन इसमें क्या है नीचे। इसका काम है अपने सदस्यों के बीच में धन का लेन देन करना। इसके कुछ सदस्य होंगे, उसी सदस्यों के बीच में धन का लेन देन करना। लेन देन मतलब देगा भी, वाही करेगा और देगा भी। इसके फंक्शन इस तरह के। तो जितनी बार मैंने बता दिया कि पॉइंट वाइज लिख लिया, जो नोट्स बनाने की हैबिट डालो इसके साथ में, तब भी उसके बाद तुम लोग पूरा सेंटेंस लिखोगे यही टाइम लगेगा। रेगुलेशन कौन कर रहा है इसका? लिखो नीचे यहाँ रेगुलेशन, फिर आगे बढ़ाओ आरबीआई। रेगुलेशन लिखो फिर आगे बढ़ा दो आरबीआई तक। यहाँ आरबीआई कर रहा है। समझ में आ जाएगा ना बात में रिवाइज करते समय? तो पॉइंट वाइज वैसे लिखोगे पैराग्राफ में तो क्या पढ़ोगे नहीं पाओगे। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं? एक तो अपने सदस्यों के बीच में मित्र व्ययिता और बचत की आदत को विकसित करना। ऑब्जेक्टिव लिखो कि मित्र व्ययिता और बचत की आदत को विकसित करना अपने मेंबर्स के बीच में। मित्र व्ययिता को हिंदी इंग्लिश में क्या कहेंगे? म्यूचुअल कॉपरेशन। आप लिख रही हैं? मत लिखो, सिर्फ लिखो कि मित्र व्ययिता और बचत की आदत को विकसित करना किसके बीच में? सदस्य, अपने सदस्य। एरो डायग्राम फॉर्म में लिखोगे तो आसानी जल्दी लिख लोगे। निधि कंपनियों को क्या काम नहीं करना? जो आरबीआई कहती कुछ प्रतिबंध लगाएगी, रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है। रिस्ट्रिक्शन में क्या क्या है? अगला पॉइंट रिस्ट्रिक्शन में चिट फंड, हायर परचेज, ये सारे पॉइंट एक्चुअली में जो मैंने नोट्स दिए उसमें लिखे हैं। तो चिट फंड, परचेज फाइनेंस, लीजिंग, ये सब नहीं कर सकती है। अपने सदस्यों के बीच में उधार लेने देने का काम करेगी और बाहर कुछ नहीं करेगी। अपने ही सदस्यों के बीच तक ये सीमित रहेगी, उन्हीं से जमा करवाएगी और उन्हीं को उधार देगी, बाकी और किसी से जमा कर उधार नहीं करवाएगी। ठीक, और बाकी पॉइंट इसके क्या और नहीं करेगी और इसके रेगुलेशंस दिए हुए हैं और पूरा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। क्या पीडीएफ दिया है तो उसे में पढ़ लीजिएगा, उसे कई पॉइंट दिए हुए एक तरफ से बहुत ढेर सारे। तो आप मेन इतना जानिए कि किसके बीच में काम करेगा? अपने सदस्यों के बीच में। बाहर से कोई, मतलब जैसे अगर हम सदस्य नहीं हैं, हम निधि कंपनी से ना तो पैसे ले सकते हैं ना उसे दे सकते हैं, ना उसमें हम डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो हम एक गाइडलाइन का उल्लंघन करते हैं। क्या होगा? ग्रुप में ऐड नहीं, ऐड कर देंगे, कर देंगे कोई है। वो देखो पीछे फोन चला रहे, उसको बोलो।
ऊषा थोराट की समिति, एक नोट लिख लेना, ऊषा थोराट की एक कमेटी बनी थी एनबीएफसी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है, उस कमेटी की रिकमेंडेशन आपको देखनी पड़ेगी बुकलेट से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ज़्यादातर पूछा जाता है ऊषा थोराट की कमेटी किसके लिए बनी थी कई बार। ऊषा थोराट, थोराट उसमें जो चीज़ें दी हुई थी उसमें वो सब थोराट की कमेटी के कुछ मेन रिकमेंडेशन है, वो रिकमेंडेशन जैसे देखना तो बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ ये सब मेंस में काम आता है कोट करने की इन कमेटी की ये रिकमेंडेशन थी। जैसे एनबीएफसी के बारे में लिखने को आया क्या प्रॉब्लम थी, तो प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन क्या आया था, वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी इससे नोट से, उनकी रिकमेंडेशन क्या क्या थी। और भारत में बैंकिंग सुधार के लिए भी कुछ कमेटियां आई थी, वो भी लिख लो आगे। पहले आई थी नरसिम्हन कमेटी, एक आई थी नरसिम्हन समिति बनी थी 1991 में, तो उनकी जो रिकमेंडेशन होगी कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी उससे, क्योंकि हम बीच बीच में कोट करते रहेंगे वो आपको पढ़ के आना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ समझाने को नहीं है, इसलिए वो टॉपिक हम उठा नहीं रहे हैं। और डिक्टेट करके लिखाना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप लोग लिखते बड़ा स्लो है। जब पढ़ना है वही हमें बोल के लिखाना, तो हमें कोई फायदा नहीं है ना, पढ़ लेंगे ना वहां से, पढ़ के आना है वहां से। और दूसरी है नरसिम्हन समिति, दूसरी इसी नरसिम्हन समिति में 1900 दूसरी समिति बनी थी 1998 में, फिर यही नरसिम्हन समिति बनी 98 में, जो 92 के रिकमेंडेशन थे उसको रिव्यू करने के लिए। नरसिम्हन समिति 2 क्या, हाँ तो नरसिम्हन समिति पहली ऊषा थोराट कमेटी किसके लिए है, एनबीएफसी के लिए, और ये बैंकिंग सुधार के लिए है। ऊषा थोराट एनबीएफसी के लिए है, लेकिन ये नरसिम्हन कमेटी बैंकिंग सुधार के लिए है। पहली 1992 में आई, उस समय उसने कुछ रिकमेंडेशन दिया होगा उस समिति ने कि बैंकिंग में क्या सुधार होने चाहिए, तो 1998 में उन सुधारों को कितना गवर्नमेंट ने लागू किया और क्या क्या उसका रिव्यू रहा, फायदा नुकसान क्या हुआ। हमने आपको बताया था ना, इकोनॉमी में चीजें जो है वेरी करती रहती है हमेशा, कभी कोई चीज फिक्स नहीं होती है, तो रिकमेंडेशन बीच बीच में आते रहते हैं, बीच बीच में कमेटियां बनाई जाती रहती हैं। किस कमेटी की क्या रिकमेंडेशन थी, तो मेनली एक्चुअली इनके 3-4 कई पॉइंट हैं, मेन पॉइंट इसमें डिस्कस है, उसका आप लोग देख लेंगे। जैसे कि ट्रिब्यूनल का गठन है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात किए थे, सीआरआर एसएलआर में कमी की बात किए थे। हमने आपको जब सीआरआर एसएलआर बता रहे हैं तो उसमें बताया था कि 40% तक रहता था पहले, अब 15% पे आ गया। अब ज़्यादा फ्रीडम दे दी गई ना बैंकों को लोन देने की, पैसे ज़्यादा हो गए ना उनके पास। अब ऐसे ही फ्रीडम इन चीज़ों पे जो होता है बीच बीच में आता रहता है, तो वो चीज़ें आप जब देखेंगे वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आप वहाँ से देख लेंगे तो आपको दिख जाएगा। पीडीएफ खोल लीजिए बन के मोबाइल के साथ, पेज नंबर 63 पे चले जाइएगा, हिंदी वाले पीडीएफ वैल्यू 1 खोल के। हिंदी वाला पीडीएफ खोलना, उसी में नरसिम्हन समिति 2 के बारे में भी लिखा है। उसमें ही आगे दिया है इंद्रधनुष योजना, नरसिम्हन समिति 2 के बाद आई है इंद्रधनुष योजना। इंद्रधनुष योजना को ऐसे ही सर्किल फॉर्म में
ए से जी तक एक्चुअली में इंद्रधनुष योजना में देखें कि ए से जी तक है ना, क्या हुआ नहीं मिल रहा है पीडीएफ को? चलो ठीक है, निकलो। इंद्रधनुष योजना में ए से जी तक एक्चुअली में अल्फाबेट शामिल किए गए हैं। ए मीन्स अपॉइंटमेंट, सिंपल सा ऐसे बना लो यार, इंद्रधनुष ऐसे बनाओ, लिखो बीच में इंद्रधनुष, इधर लिखो ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे लिख लो। लिखो उसके बाद ए के आगे जैसे ए लिखे यहाँ पे, ए के आगे लिखो ए फॉर अपॉइंटमेंट। अब इसको जब हम एक्सप्लेन कर देंगे उतना समझ लो, बाकी वहां से रीड आउट कर लेना। उसी तरह बी फॉर क्या लिखोगे? बैंक बोर्ड ब्यूरो। बैंक बोर्ड ब्यूरो अभी रिप्लेस कर दिया गया एफएसआईबी से, एफएस बैंक बोर्ड ब्यूरो, बी फॉर, वैसे एफएसआईबी बना दिया गया बैंक बोर्ड ब्यूरो को हटा के अभी मई में। वो सी फॉर कैपिटलाइजेशन, एक टर्म मैंने उस दिन कहा था, बड़ा बोल रहा था, एक टर्म मुझे याद नहीं आ रहा था, जब मैंने कहा था कि पब्लिक सेक्टर बैंक को कुछ फंडिंग देनी पड़ती है गवर्नमेंट को जब घाटे में जाते हैं बहुत ज़्यादा, कि 70,000 करोड़ 1 लाख कुछ करोड़ कितने करोड़ रुपए बोला था ना मैंने, उसे ही बोलते हैं कैपिटलाइजेशन, रिकैपिटलाइजेशन। एक टर्म होता है वो हिंदी में भी वही लिखा है कि मतलब उनकी फंडिंग कम पड़ रही है, इसीलिए प्राइवेटाइजेशन जो का एक कॉज बताया था आप लोगों को। सी फॉर, डी फॉर डी स्ट्रेसिंग ऑफ बैंक, डी स्ट्रेसिंग ऑफ बैंक, डी फॉर डी स्ट्रेसिंग मतलब होता है कि उसके जो लोन है एनपीए वगैरह है एक्स्ट्रा, उसको एक्चुअली मैनेज कराएगी, कैसे उसको अलग अलग मतलब और रूल बनाए जाए कि वो चीज़ें कम की जाए। स्ट्रेस बैंक के ऊपर लोन के वापस नहीं मिला तो कोई स्ट्रेस ही हुआ ना बैंक के ऊपर। अगला है ई अर्थात एम्पावरमेंट, डी स्ट्रेसिंग, स्ट्रेस तनाव होता नहीं, डी स्ट्रेसिंग मतलब रिवर्स, स्ट्रेस को कम करने के लिए। उसके स्ट्रेस किससे आएगा? लोन वापस टाइम पे अगर नहीं मिल रहा तो उसका बैंक बिजनेस से प्रॉब्लम होगी ना, उसको रिजॉल्व करने के लिए ये चीज की गई है। ई अर्थात एम्पावरमेंट, ई मींस एम्पावरमेंट। इसमें क्या होगा कि बैंकों को फ्रीडम दी जा रही है कि आप अपने बिजनेस करो, अपने स्वतः विवेक से अपने डिसीजन ले सको, थोड़ा फ्रीडम दी जा रही इकॉनमी में। बहुत ज़्यादा टाइट पॉलिसी को एक्चुअली में जो बैंकिंग रेगुलेशन की टाइट पॉलिसी है उसको क्या किया जा रहा है, थोड़ा कम किया जा रहा है। जैसे जैसे एक्चुअली में ग्रोथ होती है चीज़ों की इकॉनमी की, कैसे जैसे आप लोग बचपन से जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो आपको फ्रीडम मिलती जाती है ना घर में। पहले बहुत छोटे पर टोका टाकी होती है, हर चीज़ के लिए मतलब धुनाई भी होती है कई बातों के लिए। धीरे धीरे जैसे बड़े होते जाते हैं क्या होती है, आपको डिसीजन मेकिंग के लिए छोड़ा जाता है ना, आप अपने काम करिए खुद। वैसे जैसे जैसे इकॉनमी एक्सपैंड होती है और बैंकों का बिजनेस अच्छा चलता है तो उनको भी फ्रीडम दे दी जाती है काफी। उनको कहा जाता है मार्केट में फ्री छोड़ा जाए, वो अपने डिसीजन ले, अपने बिजनेस करें, अपनी चीजें खुद डिसाइड करें। इसी फॉर्म में प्राइवेटाइजेशन भी इसी के आगे स्टेप होता है। फ्रेमवर्क एंड अकाउंटेबिलिटी, ऐसा फ्रेमवर्क बनाना जिससे वो अकाउंटेबल रहे पब्लिक। जैसे आपसे पैसा लिए हैं तो कम से कम आपकी जवाबदेही रहे। आप अगर उनके इन्वेस्टर्स हैं, आपके प्रति इन्वेस्टर्स के प्रति उनकी जवाबदेही होनी चाहिए। भाई अगर आप कहीं पैसा इन्वेस्ट किए तो आप क्या चाहेंगे, आप अपने जवाब चाहेंगे ना भाई पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, कैसे चला रहे हो बिजनेस, ये सब अकाउंटेबिलिटी में आएगा ना। अकाउंटेबिलिटी टर्म आप लोगों ने 4th पेपर में पढ़ा रहा होगा अगर याद हो तो, और 2nd पेपर भी
G for governance. G for governance. गवर्नेंस क्यों कहा गया मैक्सिमम रिफॉर्म के लिए? हमने आपको बताया था प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक में क्या दिक्कत हो रही है। कोई भी नेता कहीं से भी किसी भी लेवल पे आके इंटरवीन कर रहे हैं, कोई भी ब्यूरोक्रेट कहीं इंटरवीन कर रहे हैं बैंकिंग में, उससे क्या होती है, बैंक की जो गाइडलाइन होती है वो क्या की जाती है, मैनिपुलेट की जाती है, होती है ना। उस गवर्नेंस में कहा गया कि सरकार का इंटरवेंशन कम होना चाहिए, वो अपने डिसीजन जो ले रहे हैं, जो उनकी गाइडलाइन है उसी के अकॉर्डिंग वो लोन वगैरह दें। जैसे ये लोन माफी वाली स्कीम चलाई गई, ये भी तो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। चीज अच्छी भी है और चीज बुरी भी है। इससे क्या होगा, लोगों में हैबिट बढ़ जाएगी कि सरकार चलो चुनाव आने वाला है, लोन ले लो, लोन माफ हो जाएंगे। और लोन किस लिए लेना, लोग मैनिपुलेट करते हैं। एग्रीकल्चर के लिए लोन लेने के लिए कहा गया, लेकिन उस लोन को लोग पैसे उसका कहीं और यूटिलाइज करते हैं। तो उससे क्या हुआ, इकोनॉमी में तो फर्क पड़ा ना, क्योंकि जो स्कीम जिस चीज के लिए बनाई गई थी, जिस सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, उस सेक्टर में वो पैसे ना यूज करके कहीं और यूटिलाइज किए जा रहे हैं, तो उस स्कीम का क्या हो रहा है, जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो रहा है क्या? नहीं पूरा हो रहा ना। ये तो इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा घाटा होगा। ये तो सिर्फ मतलब एक तरह से जो फ्री बीज की बहुत ज्यादा बात की जा रही है, जो पब्लिक को खुश करने की वही चीज हुई, बट एक्चुअल लॉन्ग टर्म में नुकसान किसको है, पब्लिक को। समझे आप ये बात जो मैंने बोली अभी, गवर्नेंस में कैसे इंटरवेंशन नहीं करना है। अब इसमें अगला टर्म आता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। हिंदी में इसको कहते हैं गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां हिंदी में। तो एनपीए बड़ा न्यूज में सुनते हो, कुछ याद है, पेपर में तो पढ़ते होंगे सब लोग, एनपीए का नाम सुनते हो ना। क्या हुआ, सब लोग कंसंट्रेट नहीं, अभी भी लिख रहे हैं एनपीए। बताओ कोई, एनपीए क्या होता है, कुछ पता है क्या है एनपीए? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। वैसे हिंदी पेपर में भी एनपीए ही लिखा रहता है, हिंदी न्यूज पेपर में भी एनपीए लिख के आगे बढ़ जाते हैं, हिंदी नहीं लिखते कोई। कुछ आइडिया किसी को क्या होता है एनपीए? क्या वो बात करने के बाद नहीं क्या? सर, बैंक जैसे किसी व्यक्ति को लोन देती है, तो फिर उस ड्यूरेशन में जितने ड्यूरेशन की लोन दिया गया है उसमें वो व्यक्ति नहीं लौटा पाता है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर एक और 90 या 100 दिन, पूरा श्योर नहीं हूँ मैं, इतना 90 या 180 दिन का टाइम देती है, फिर उसमें भी नहीं रख पाती है, तो फिर बैंक उसे एनपीए में डाल देती है। मतलब उससे अब उसे ये नहीं रह जाता है कि इससे हमें अब कुछ फ़ायदा हो। और कोई बताएगा कि ये कुछ पढ़ा किसी? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का एक्चुअली में एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है जो डिफाइन किया गया, स्टैंडर्डाइज किया गया है कि 90 दिन तक, जैसे आपने लोन लिया हमसे, ठीक है, 90 दिन तक क्या तो उसमें इंटरेस्ट रेट क्या तो कैपिटल अमाउंट कुछ भी वापस नहीं किया, मतलब कुछ भी जमा नहीं किया, तो वो
दिन वाला, इसमें ये क्राइटेरिया है। 90 दिन मतलब 3 महीना लगभग हो गए, 90 दिन मान के चलो। 90 दिन ये होता है कि आपने ना तो हमें इंटरेस्ट रेट दिया, ना हमें कैपिटल जो लिया था वापस उसमें से कुछ दिया। जब कुछ नहीं दिया तो उसे हम क्या कहेंगे, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग, परफॉर्म नहीं कर रहा वो असेट। जो बैंक क्या करता है, लोन देके जो पैसे कमाता है उसका तो वो तो असेट है ना, वो नहीं परफॉर्म कर रहा। मतलब अगर 3 महीने भाई उसको सैलरी देनी हुई, बैंक को चलाने का खर्चा चाहिए, ये सब चीजें वो अगर नहीं मिल रहा टाइम से और जगहों से, तो क्या कह देगा, भाई हमने यहाँ पे इन्वेस्ट कराया लेकिन हमें परफॉर्मेंस नहीं मिल रही है अच्छी ना, तो किस में डाल देगा, एनपीए में। अब एनपीए के डिफरेंट और भी कैटेगराइज किया गया है। तो उसमें एक आता है स्ट्रेस असेट्स, स्ट्रेस लोन। ये बात लिख लीजिएगा 90 दिन वाला, बैठे मत रहिए कि हमें बोलना पड़े लिखने के लिए। इसे कभी स्टार्ट करते हैं, बाकी इसके आगे बाकी लड़के एक तरफ हो जाए, लड़कियां एक तरफ, क्योंकि इसमें कई चीजें और लिखानी है तो एक साथ ही लिखाते हैं कल। लेकिन एक बार रीड आउट कर लीजिएगा आप लोग, जो मैंने बोला कल मैं जनसंबंध समितियां और थरोट कमेटियां, ये जो मैंने बोला वो कल उसके बारे में पूछ भी सकता हूँ किसी से भी और डायरेक्टली, तो क्लास से गायब नहीं होना है किसी को। अटेंडेंस कहाँ पहुंची है, हो गई ना, कौन रह गया, आइए फिलअप करके अपने नहीं हो और टोटल बच्चे कितने हैं बच्चे फिलअप करने के लिए देखिए 31 वाले में 8 से 8:30 के बीच लिखे जो होगा वो टोटल बच्चे कितने करके बताइएगा। लड़के एक तरफ हो जाए, लड़कियां एक तरफ, आप आ जाइए इधर, हाँ आप लोग इधर आ जाइए। अरुण अपने ग्रुप को मैनेज करो, शिवांशी और